इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं अम्मा हाइमा, हलीमा सुल्तान, तुर्गुत, बामसी, अर्तुरुल भीम के मुल्क की। अर्तुरुल के मुंह से एक नाम ओज खान, ओज कबाइल, ओज नस्ल, ओज खान की मोहर का जिक्र बार बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं ओज खान कौन था? क्या आप जानते हैं आया सोफिया के स्तून के बारे में? मसीहों का अकीदा था दुश्मन इसके पास पहुंचेगा तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा। क्या आप जानते हैं आया सोफिया मर्द था या औरत थी? इस नाम की मसीहों के नजदीक क्या अहमियत है? कहीं आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करना क़यामत के करीब आने का कोई इशारा तो नहीं? मुआहिदा लोज़ान क्या है? क्या वाकई ही तुर्क 2023 के बाद दोबारा सल्तनत उस्मानिया कायम कर पाएंगे या कुस्तुनतुनिया पर दोबारा यूरोपी कब्जा कर लेंगे? क्या आप जानते हैं सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? उर्दगान मॉडल क्या है? कोस्ट गार्ड के बेटे ने कैसे तुर्की को दुनिया के 10 बड़े सियाहती ममालिक में शामिल कर दिया? इसके अलावा हम बताएंगे टॉप रेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन टर्की के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात पर मबनी है जिसे आप बड़े अरसे तक भूल नहीं पाएंगे। टर्की, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। टर्की यूरेशियाई मुल्क है, यानी बरे-आज़म एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ है। टर्की की 97% जमीन एशिया में जबकि बाकी 3% यूरोप में है। मोहतरम नाजरीन, टर्की के 81 सूबे और 600 के करीब शहर हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है और रकबे के लिहाज से कोनिया सबसे बड़ा प्रोविंस है। मुल्क का सबसे बड़ा सिटी इस्तांबुल और इसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। टर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल मशरक में जॉर्जिया, मशरक में आर्मीनिया, अजरबैजान और ईरान, जनूब मशरक में इराक और शाम और जनूब मगरब में मेडिटेरियन सी, मगरब में यूनान, शुमाल मगरब में बल्गेरिया और शुमाल में बहरे अस्वद वाक़ है। टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। टर्किश जुबान दुनिया भर के 70 से 75 मिलियन अफराद की जुबान है जिनकी अक्सरियत टर्की में रहती है। तहम कब्रस, यूनान और वस्ती यूरोप के अलावा मगरबी यूरोप खसूसन जर्मनी में रहाइश पजीर तारकीन वतन की बड़ी तादाद भी तुर्क जुबान बोलती और समझती है और सेंट्रल एशिया की मुख्तलिफ जुबानें भी टर्किश जुबान से मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि फारसी, उर्दू, अरबी और पश्तो जुबान के हजारों अल्फाज टर्किश जुबान से मिलते जुलते हैं। मौजूदा टर्की का कुल रकबा 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर है। टर्की अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क है। टर्की की आबादी इस वक्त 8,20,17,520 अफराद पर मुश्तमिल है। रजब तैयब उर्दगान 1954 में इस्तांबुल की नवाही बस्ती कासम पाशा के कोस्ट गार्ड के यहाँ पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। उर्दगान ने शहर की तामीर और तरक्की पर $4 बिलियन की खतीर रकम खर्च की। शहर को पोल्यूशन फ्री कर दिया। इस्तांबुल देखते ही देखते तुर्की का पुरअमन और तरक्की याफ्ता तरीन शहर बन गया। 14 मार्च 2003 को तुर्की के वजीर आजम बने। तुर्क दिलचस्प कौम है। ये लोग लिबरल भी हैं और मजहबी भी, लिहाजा उर्दगान ने हालात को देखते हुए एक दिलचस्प मॉडल बनाया। ये मॉडल आने वाले दिनों में तुर्क मॉडल या उर्दगान मॉडल कहलाया। इन्होंने चंद माह में पूरे मुल्क में गवर्नेंस का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमती निजाम ऑनलाइन हो गया। आवाम को अब सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाना पड़ते थे। नई सड़कें बनी, रेलवे का निजाम ठीक हुआ, टर्किश एयरलाइन बहाल हुई। टर्किश एयरलाइन यूरोप की बेहतरीन और दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन बन गई। पुलिस के महकमे को फौज जितनी सहूलतें दी गईं, हुकूमत ने हाउसिंग सेक्टर पर तवज्जो दी। मुल्क भर में तामीरात शुरू हो गई। तुर्की के 500 छोटे बड़े शहरों को तजावुजात से पाक कर दिया गया। नाप तोल में गड़बड़, मिलावट और जखीरा अंदोजी खत्म हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर $29 अरब से $92 अरब हो गए। टर्किश करेंसी लीरा है और ये डॉलर के निसफ तक पहुंच गया। लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। तुर्क खानदान खुशहाल हुए। चुनाचे तुर्क माशरा बड़ी तेजी से यूरोप के बराबर पहुंच गया। सयाहों ने तुर्की का रुख किया। तुर्की में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा सयाह आने लगे। सयाहों की एक बड़ी तादाद यूरोप और अरब ममालिक से आती है। दुनिया में सियाहती इंडस्ट्री का वॉल्यूम $3000 अरब है। सियाहत दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है। उर्दगान ने 15 सालों में तुर्की को पूरी दुनिया
के लिए खोल दिया। आज आर्मीनिया की सरहद से ईरान की सरहद और यूरोप की सरहदों से लेकर ब्लैक सी तक पूरे टर्की को देख लें, आपको हर शहर में सियाहों के ठट मिलेंगे। और तुर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। तुर्क ड्रामों ने पूरी दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। इश्क ममनू, मैग्निफिसेंट, सेंचुरी और मेरा सुल्तान और अब द्रिलिस अर्तुगरुल ने पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े। पीटीवी यूट्यूब चैनल ने उर्दू में अर्तुगरुल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसे 1.5 अरब से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस चैनल के 8.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। द्रिलिस अर्तुगरुल से लोगों को पता चला टर्किश में भाई को अर्की करदश, बहन को किस करदश, बेटे को ओल, बेटी को किस एवलत, माँ को अना, वालिद को बबा, अदब के लिए भीम कहा जाता है। तैयब उर्दगान का ड्रामों के बारे में कहना है, जब तक शेर खुद अपनी तारीख लिखना शुरू नहीं करेगा तब तक उसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे। तैयब उर्दगान का अगला टारगेट इस्लामी तशख्खुस की बहाली था। सूफी रक्स और तबलीग की इजाजत दे दी गई। स्कूलों में अरबी रस्मुल खत दोबारा मुतारफ करा दिया गया। मुल्क में शराब नोशी भी महदूद होती चलेगी। पर्दे, हिजाब, बुरके और दाढ़ी से पाबंदी हटा ली गई। मदारस बहाल हो गए। मुल्क भर की मसाजिद आबाद कर दी गई। पूरी दुनिया उस वक्त हिल गई जब आया सोफिया म्यूजियम की 85 साल बाद दोबारा मस्जिद की हैसियत बहाल कर दी गई। आया सोफिया के बारे में मजीद जानने के लिए हमें तारीख में झांकना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। बहरे अस्वद के पानी की तह में इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। माहिरीन के मुताबिक सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जमाना भी यही है। मुमकिन है इस तूफान के बायस बहरे अस्वद की सतह बुलंद हुई हो और नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम बहरे अस्वद में गर्क हो गई हो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याफस मरने लगा तो उसने अपने बेटे तुर्क को अपना जानशीन मुकर्रर किया। टर्की से लेकर सेंट्रल एशिया की तमाम अकवाम तुर्क बिन याफस की नस्ल से हैं और इसी की नस्ल में कारा खान के घर औज खान की विलादत हुई। तुर्कों में औज खान को इंतहाई बाइज्जत मकाम हासिल है। तुर्क तारीखदानों के मुताबिक औज खान पैदा होते ही बोलने लगा था और इसने अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया। इसने पैदा होते ही घोड़ी का दूध और गोश्त मांगा। जब औज खान जवान हुआ तो उस वक्त ड्रैगन नुमा जानवर लोगों को मार कर खा जाता था। तुर्क इससे बहुत ज्यादा खौफजदा थे। औज खान ने एक बढ़िया चाल से इसकी गर्दन उड़ा दी। इसकी कोशिशों से बिखरे हुए तुर्क कबाइल भी इकट्ठे हो गए। औज खान के 12 बेटे थे जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला था। तारीख में आगे जाकर इसी कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। कांसी का जमाना, यहाँ तवील अरसे तक यूनानियों की सल्यूसी सल्तनत की हुकूमत रही। इसके कुछ अरसे बाद रूमियों ने इसे रूम का हिस्सा बना दिया। इसी दौर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर गिनती के चंद लोग ईमान लाए। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम पर बगावत का इल्जाम लगाया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठा लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा के जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद तुर्की शिफ्ट हो गई थी। आपका घर आज तक तुर्की में मौजूद है। 4वीं सदी ईस्वी में कस्टंटीन वो पहला रूमी बादशाह था जिसने कस्टंटाइन ओपल को रूम का दारुल हुकूमत बनाया। इसे शहरों की मलका कहा जाता था और कुरून वस्ता में यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। ये शहर एशिया और यूरोप के संगम और आबनाई बॉस्फोरस के किनारे आबाद दुनिया का वाहिद सिटी है जो 2 बड़े आजमों पर वाक़ई है। ये दरअसल यूनानियों का आबाद किया हुआ शहर बाज़ंतीनम था। इसी वजह से रोमन बादशाहों को बाज़ंतीनी हुक्मरान कहा जाता है। कस्टंटीन जब कदीम रोमन शहंशाहियत के तख्त पर बैठा तो पूरे मुल्क में खाना जंगी अरूज पर थी। इसने एकदम ये ऐलान किया, ख्वाब में आसमान पर ईसाइयत का निशान चमकता हुआ दिखा है, जिसकी ताबीर के नतीजे में इसने ईसाइयत कबूल कर ली। 312 ईस्वी में मुतहिदा रूम के तख्त पर जलवागर हो सका। इसकी वालदा ईसाई राहिबा बन गई और वो बैतुल लहम फलस्तीन चली गई और इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर गिरजाघर तामीर किया। इसकी मजीद तफसील ट्रेवल टू इसराइल पार्ट 2 में हमने दी है और मसीहत की तरवीज, मसीहत को सरकारी मजहब की हैसियत दे दी। चर्च ने कदीम रूमी मज़ाहिब के मानने वालों को हर तरीके से मसीही बनाया। इनके मंदिरों को गिरजाघरों में तब्दील किया। पागान इबादत पर पाबंदी लगा दी। इस तरह बहुत से नए लोगों ने डर के मारे मसीहत तो कबूल कर ली, मगर फन तमीर के नाम पर चर्च में मुकद्दस हस्तियों की शबीहें बनाकर बुत परस्ती की बुनियाद रखी। याद रहे
चाहे इस वक्त तक सलीब की पूजा का तस्वर भी नहीं पाया जाता था। इसी दौर में कुछ उलमा ने इन बिदआत से बचने के लिए रहबानियत इख्तियार करके तन्हाई में रहना शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंटाइनोपल में 360 ईस्वी में पहला लकड़ी का कलीसा तामीर किया गया। इसका नाम हाया सोफिया रखा गया। सेंट सोफिया या आया सोफिया कौन थी? ये इटली की रहने वाली मोमना बेवा नसरानी खातून थी जो मसीही शहीदा के नाम से जानी जाती है। सोफिया और इसकी 3 बेटियों को रूमी बादशाह ने आर्टिमस रूमी देवी को सजदा करने का हुक्म दिया था। सोफिया ने शिर्क से इनकार किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का इकरार किया। इनकार की पादाश में पूरी फैमिली को अजियतें दे देकर शहीद किया गया। हाया सोफिया चर्च उसी मोमना शहीदा के नाम पर बनाया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा मसीही फिरका परस्ती की आग में जलने लगे और आखिर 5वीं सदी में मसीही दुनिया 2 फिरकों की सल्तनतों में तकसीम होगी। मशरक में ऑर्थोडॉक्स कलीसा की सल्तनत थी। इस फिरके का पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था। इसका सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पैट्रियार्क कहलाता है और मगरबी यूरोप में रोमन कैथोलिक कलीसा की सल्तनत थी जिसका मरकज रोम मौजूदा इटली था और यहाँ का मजहबी पेशवा पोप या पापाई रोम कहलाता था। आज भी मगरबी यूरोप और अमेरिका वाले रशियन को अच्छा नहीं समझते। इसकी बड़ी वजह वो ऑर्थोडॉक्स मसीही फिरके के मानने वाले हैं। आया सोफिया गुज़श्ता 2000 साल से तारीख के लातदाद मनाजर देख चुकी है। 6वीं सदी में लकड़ी का आया सोफिया गिरजाघर जल गया तो इसी जगह कैसर जस्टिन अव्वल ने 532 में ऑर्थोडॉक्स चर्च के आलमी मरकज के तौर पर कलीसा की इमारत की पुख्ता तामीर करना शुरू की। आया सोफिया कलीसा इस लिहाज से भी अहम था कि वो रोम के कैथोलिक कलीसा वेटिकन सिटी से ज्यादा कदीम मोतबर मुतबर्रक समझा जाता था। मसीही दुनिया इस कलीसा को अपनी मुकद्दस तरीन इबादत गाह समझा करती थी और इसकी तामीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हुई। इसे बजंतीनी फन तामीर का निचोड़ समझा जाता है और कहा जाता है कि इसकी तामीर से फन तामीर की तारीख बदल गई। उस वक्त ये दुनिया की पहली मुकम्मल मेहराबदार छत रखने वाली इबादत गाह थी। 1100 साल तक ये इमारत मसीहियत के मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहों का अकीदा बन चुका था ये कलीसा कभी उनके कब्जे से नहीं निकलेगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो शहर की ईसाई आबादी इस इमारत में घुस गई क्योंकि इनका अकीदा था जब दुश्मन कंस्टेंटीन स्तून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो उस वक्त इस तून के पास बैठा होगा। मशहूर अंग्रेज मुअर्रिख एडवर्ड गिबन कलीसा की मंजर कशी करते हुए लिखता है, गिरजा की तमाम जमीनी और बालाई गैलरियां औरतों, बच्चों, बापों, शोहरों, पादरियों, राहिबों और कंवारी ननों की भीड़ से भर गई थी। कलीसा के दरवाजों के अंदर इतना हजूम था कि उनमें दाखिला मुमकिन न रहा था। ये सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के साइब में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे जिसे वो ज़माना दराज से एक लाहूती इमारत समझते आए थे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह इस सतून से गुजरते हुए इसके गुंबद वाले हाल में दाखिल हुए। न कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और न रूमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह मक्का की सुन्नत को दोहराते हुए कहा, आज तुमसे कोई मुवाखजा नहीं, तुम सब अमान में हो। आया सोफिया में मौजूद ईसाई खानदान जो अपनी मौत अपने सामने देख रहे थे सुल्तान के इस ऐलान पर फूट फूट कर रोने लग गए और वहीं बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि कॉन्स्टेंटाइनोपल जो कभी ईसाई तहजीब का मरकज था आज वहाँ सिर्फ 0.2% मसीही हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा, चूंकि ये शहर हमने हजरत उमर के ईसाइयों से मुआहदे के तहत बैतुल मुकद्दस हासिल करने की तरह हासिल नहीं किया बल्कि लड़कर फतह किया है, हम जुमा की नमाज यहाँ अदा करेंगे। सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसा के इस तारीखी मजहबी मरकज और आसपास की जमीन को अपने जाती माल से खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के राहिबों को अदा की। खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है, ये आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से एक है। जहाँ ये बिल्डिंग बजंतीनी सल्तनत की ताकत का निशान है, वहीं बैरूनी मीनार उस्मानी मुसलमानों की लाजवाल शान व शौकत के गवाह हैं। इसलिए कहा जाता है जो तुर्की जाए और आया सोफिया मस्जिद न जाए समझे वो तुर्की गया ही नहीं। सोफिया की पूरी इमारत में 170 सतून है। दरमियानी गुंबद का
कुतर 107 फुट और छत की ऊंचाई 185 फुट है। चारों कोनों की 6 ढालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली नहायत खुशखत लिख कर लगाया हुआ है। उसी दिन से आया सोफिया 481 साल तक ये जगह अजानों से गूंजती और सजदों से मुज़य्यन रही। लेकिन 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। तैयब उर्दगान की हुकूमत ने 85 साल बाद दोबारा 450 साला मुस्लिम तारीख को जिंदा कर दिया। अब दोबारा इसके मीनारों से अजान की सदा बुलंद हो रही है। ब्लू मॉस्क तुर्की की सबसे कदीम मस्जिद नीली मस्जिद है, जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद या ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। ये बिल्कुल आया सोफिया मस्जिद के सामने वाक़ है। टर्की सियाहों के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल है। यहाँ कई ऐसे सियाहती मुकाम मौजूद हैं जो कि आलमी सकाफती विरसे में शामिल हैं। ठंडे मुल्कों के सियाह इस्तांबुल, अजमीर और अनातोलिया के गर्म साहिलों का रुख करते हैं, जबकि गर्म मुल्कों के सियाह ब्लैक सी और त्रabzon जैसे ठंडे शहरों में नजर आते हैं। कैपाडोशिया और कोनिया की तो क्या ही बात है। चुनाचे सियाहों को तारीख, सकाफत और तफरीह से लेकर रक्स तक सियाहत की सारी सहूलतें तुर्की में मिलती हैं और तुर्की इन सहूलतों से हर साल 50 अरब डॉलर कमाता है। कैपाडोशिया, जिसे टर्किश जुबान में कापाडोकिया कहा जाता है, ये ऐसा सिटी है जैसे फेरी टेल की कहानियों में बताया जाता है। कापाडोकिया तुर्की का कुदरती अजूबा है। इसकी चट्टानी वादियों को देखना हर फोटोग्राफर की ख्वाहिश होती है। चट्टानों पर लहरों की तरह गारों में बने घर लावा के फटने के बाद बर्फबारी से वजूद में आए। यहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं और लोग हजारों सालों से यहाँ रहाइश पजीर हैं। अगर आप इसे पैदल नहीं देखना चाहते तो आप हॉट एयर बैलून राइड के जरिए खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। कापाडोकिया दुनिया का वाहिद शहर है जिसे देखने के लिए सुबह सुबह हजारों गुब्बारे फिजा में उड़ते हैं। इसकी फीस 250 यूरो है। मोहतरम नाजरीन, टर्की की माइशत के बारे में बताता चलूं, टर्की का सालाना GDP 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। ये गाड़ियां, हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास और टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। टर्की में फीकस आमदनी 27,000 डॉलर है। टर्की का कैपिटल अंकारा है। ये 50 लाख के करीब नफूस पर मुश्तमिल सिटी टर्की का सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है। इसका पुराना नाम अंगोरा था। अंकारा अनातोलिया के वस्त में वाक़े एक अहम तजारती और सनती मरकज होने के साथ साथ तुर्क सियासत का गहवारा भी है। बोर्सा इस्तांबुल से 250 किलोमीटर दूर तुर्की का चौथा सबसे बड़ा शहर है। अपने बागात के बायस ये शहर यशिल बरोसा यानी सब्ज बरोसा के नाम से जाना जाता है। ये शहर अपनी बर्फानी तफरी गाहों, उस्मानी सुल्तानों के मज़ारात और जरखेज मैदानों के बायस भी मशहूर है। नारान की तरह ठंडा इलाका है। इसी शहर से तुर्की की 70% आबादी को पानी की फराहमी होती है। बोर्सा की वजह शोहरत एक बहुत बड़ा चिनार का दरख्त है जिसकी उम्र 700 साल के करीब है। इसी चिनार के दरख्त के साए में 1326 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। 1326 में ये शहर सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना और 1365 में अर्दना की फतह तक इसे ये एजाज हासिल रहा। एफसस रोमन शहरों में से एक है। एफसस खंडरात, यादगारों, संगमरमर से बनी सड़कों का शहर है। रोमन सल्तनत के सुनहरी दौर की जिंदगी कैसी थी जानने की बेहतरीन जगह है। तोपकापी पैलेस, तोपकापी महल यकीन से बालातर महल आपको बादशाहों की बेचैन तसव्वुराती दुनिया में ले जाएगा। इसका इंटीरियर टाइल और शाहाना जेवरात से सजा है। यहाँ पहुंचकर आपको सल्तनत उस्मानिया की शान और शौकत का सही अंदाजा होगा। यहीं पर बैठकर तुर्क उस्मानी सुल्तान यूरोप, अफ्रीका से मशरक़ वुस्ता तक हुकूमत करते थे। पामुकले, जिसे इंग्लिश में कॉटन कासल कहा जाता है यानी रुई का किला, तुर्की के सबसे मशहूर कुदरती अजायबात में से एक है जो देखने वालों की आंखों को कुदरत के शाहकार पर बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर करता है। सूरज ढलते ही टावरटाइन चमकने लगते हैं और तस्वीर बनाने के शौकीन शाम को विजिट करते हैं। यहाँ हैरी पोलिस के खंडरात के नजारे और दुनिया के कदीम तरीन स्पा सेंटर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सुमिला मोनेस्ट्री, समीला खान का बहीरे असवद के साहिल के साथ पहाड़ी के दहाने पर बनी खानकाह है। ये मसीही जायरीन के लिए एक सितारे की तरह तवज्जो का मरकज है और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ इबादत किया करती थी। माउंट नेमरुट मशरकी तुर्की के लिए सरे फहरिस्त घूमने वाली जगहों में से एक है।
नेमरुट की पहाड़ी चोटी में बड़ी तादाद में मुजस्मों की टूटी हुई बाकियात बिखरी हुई हैं। ये अजीबो गरीब और तन्हा जगह तुर्की के सबसे अजीब आसारे कदीमा में से एक है। दो हैकल बड़े बड़े देवताओं के बंजर चोटी पर पड़े सर इस बात का ऐलान करते हैं इस कायनात का मालिक हई अल्लाह है, जो अजल से अबद तक है, जिसे मौत नहीं आती, जिसे ऊंग नहीं आती, जिसे कोई जवाल नहीं है। दोस्तों, मगरबी ताकतें 2023 से खौफजदा क्यों हैं? माहिदा लूज़ान क्या है? इस माहिदे के तहत तीनों बराज़मों में खिलाफत उस्मानिया की अमलाक जब्त कर ली गयी, सुल्तान के खानदान को जिला वतन कर दिया गया, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार दे दिया गया, तुर्की पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकता था, बॉस्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की किसी बहरी जहाज से टैक्स वसूल नहीं कर सके। बॉस्फोरस की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुएज के हम पल्ला करार दी जाती है। तैयब उर्दगान वाजे कर चुके हैं, हम पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे। अस्पेंदोस अंतालिया के बिल्कुल जुनूब में रोमन थिएटर ऑफ अस्पेंदोस है, जहां रूमी दौर के वज़रा जश्न मनाया करते थे। क्लासिकल एज थिएटर कदीम नवादरात के सितारों की तरह निगाहों का मरकज है। क्रूजिंग द मेडिटेरियन बहीरे रूम का सफर करने के लिए तुर्की की बहुत बड़ी सहेली पट्टी मौजूद है, जहां बहुत से टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं। एक मशहूर सफर ब्लू क्रूज के नाम से भी जाना जाता है और साहिल के नीचे फतेह से जनूब के साहिल तक ओलंपस के करीब उतरने तक का सफर कहलाता है। दोस्तों, टर्किश फूड के बारे में आपको बताता चलूं, वैसे तो तुर्क कौम का खाना बारबेक्यू के साथ साथ सब्जियां, सलाद, पराठा और पनीर होता है। जब भी आप तुर्की जाएं, गरम गरम आलू और पनीर के पराठे जो तुर्कों के मरगूब स्नैक हैं जरूर खाएं। अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो टर्किश कॉफी का पहला घूंट आपको हिला देगा। आम कॉफी से 5 गुना ज्यादा कड़वा, ये टेस्ट हर किसी के बस का नहीं, ये बगैर चीनी के पी जाती है। दोस्तों, जिस तरह अरबों को ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध पसंद है, तुर्कों को घोड़े का गोश्त और घोड़ी के दूध की चाय बहुत मरगूब है। इसी वजह से तुर्क कौम बहादुर और दोस्तों की कदर करती है। खुसूसन हर तुर्क पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का बहुत एहतराम करता है। आप जिस तुर्क से भी मिलें और बताएं हम पाकिस्तान से आए हैं, तो आपसे गर्म जोशी से हाथ मिलाएगा। रेस्टोरेंट में चंद अजाफी आइटम मुफ्त पेश करेंगे। यहाँ लड़कियाँ 21 साल की उम्र में शादियाँ करती हैं। यहाँ की औसत उम्र 76 साल है। उलुंडेनिस नाकाबिले यकीन ब्लू वाटर, कदमों में लश ग्रीन जंगलात, भीड़ से भरपूर सफेद चमकती रेत वाले साहिल का लुत्फ पैराग्लाइडिंग के जरिए लेने के लिए फतेह के करीब ही चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े पैराग्लाइडिंग स्पॉट बाबादाग पर पहुंचे और जादुई नजारों का पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमानों में उड़ते हुए नजारा करें। अंटालिया बहरे रूम के मरकज में हर किसी के लिए कुछ न कुछ होता है। शहर के बाहर बीचेस यूरोपीय सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं और इस शहर में आज भी उस्मानी तर्ज तामीर देखने को मिलती है और ये शहर सियाहत के हवाले से मशहूर शहरों में से एक है। मोहतरम नाजरीन, सऊदी तुर्कों से नफरत क्यों करते हैं? हमारे यहाँ भी 2 तबके हैं, एक तुर्कों को सही समझता है, दूसरा सऊदियों को। हालांकि दोनों को बेसिक मालूमात से ज्यादा कुछ नहीं पता। जब सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उसे सल्तनत उस्मानिया का दौर याद जरूर आता है। आया सोफिया के ऐन सामने सन 1818 में सल्तनत उस्मानिया के फौजी सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और हम्बली इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाए। जब अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम किया गया तो एक बहुत बड़ा हजूम आया सोफिया के बाहर जश्न मना रहा था। शाह अब्दुल्ला बिन सऊद की सरबरीदा लाश को 3 दिन तक रखा गया था। इसी दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने उस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत दरिया और रियाज के मज़ाफात में हमला किया था। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सुलेमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान अब्दुल्ला बिन सऊद के खानदान से तल्लुक़ रखते हैं, जिनका आया सोफिया के सामने सर कलम किया गया था। एक और गलत फहमी के बारे में बताता चलूं, हमारे यहाँ समझा जाता है पूरे सऊदी अरब पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। अगर आप भी ऐसा समझने वालों में से हैं तो बताता चलूं, सऊदी अरब की सिर्फ साहिली पट्टी यानी मक्का और मदीना उस्मानियों के मातहत रहे हैं।
और ये बात सुनकर आपको झटका भी लग सकता है कि कोई तुर्क सुल्तान कभी भी हज पर नहीं गया, यानी कि किसी भी तुर्क सुल्तान ने हज नहीं किया। और याद रहे, अरबों के नजदीक तुर्की के आखिरी सुल्तानों ने बिदआत, कब्र परस्ती, सूफी डांस और कवालियों को फरोग दिया था। इसी वजह से अर्तुगरुल पर सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात में पाबंदी आयद है। दोस्तों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो अरब कब्र परस्ती के खिलाफ हैं, वही आज इसराइल की झोली में पक्के फल की तरह गिरते जा रहे हैं। याद रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरब के लिए तबाही है उस फितने के जो बहुत नजदीक आ चुका है। और दूसरी हदीस के मुताबिक इस फितने से अरब का कोई एक घर भी नहीं बचेगा। अरबों और इसराइल का ये मुआहिदा इसी तबाही की जानब उठने वाला पहला कदम है। कुस्तुनतुनिया आपकी पेशीन गोइयों की हक्कानियत का अमीन है। सैयदुल अंबिया की जुबान मुबारक से इस शहर का जिक्र कई हवालों से हुआ है। ये शहर आपकी पेशीन गोइयों के मुताबिक 1453 में फतह हुआ, लेकिन इस अजीम शहर के बारे में बाकी तमाम अहादीस उस बड़ी जंग मलहमतुल कुबरा से मुतल्लिक है। और ऑर्थोडॉक्स मसीहियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशीन गोई, जिसमें बताया गया है कि कुस्तुनतुनिया एक बार फिर मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा, इस हदीस पर इतना यकीन है कि ऑर्थोडॉक्स कलीसा का सरबराह आज भी अपने नाम के साथ सरबराहे कलीसाए कुस्तुनतुनिया लिखता है। और सैयदना इमाम मेहदी की फतूहात में फतह होने वाला आखिरी शहर कुस्तुनतुनिया ही होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशीन गोई करने वाली बाबा वांगा ने कहा था, 2043 तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। और इसकी एक पेशीन गोई के मुताबिक 2046 से 2070 के दरमियान एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका मुसलमानों के एक शहर पर हमला करेगा और एक नई तरह का हथियार इस्तेमाल करेगा, जिससे दर्जा हरारत तेजी से गिर सकता है। दोस्तों, तेजी से बदलते हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क़यामत ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट्स में बताएं हमें अगली वीडियो किस कंट्री पर बनानी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।